एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस में से मैंने खास वही क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके अंदर ईडियम से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आपको मैं 10 एमसीक्यूज दूंगा जो कि 2024 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। सब ईडियम्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिससे कि आप समझ जाएं कि 10 प्रॉपर ईडियम्स कैसे यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे उनका यूज नॉर्मल लाइफ में भी लोग करते हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कुछ मूवीज़ की जिनमें उन इडियम्स का यूज़ करते हुए आप एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे हर एक चीज़ को। देखो कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। द फर्स्ट वन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी इस इडियम का मीनिंग बताना है हमें। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ये देखो। Well, I think we have bigger fish to fry. We have bigger fish to fry, okay? I've got bigger fish to fry, believe me. क्या आप समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। बिगर यानी आप कंपेयर कर रहे हो, यानी एक और फिश है लेकिन आप उससे कंपेयर कर रहे हो, इससे भी बड़ी फिश है मेरे पास फ्राई करने के लिए। यह आदमी ये कहना चाहता है कि मेरे पास उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग है इसका। सो रिस्क लेना, नहीं, ये मीनिंग नहीं है। कुकिंग में इंटरेस्ट होना, नहीं। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, फिश से रिलेटेड कुछ नहीं है, इडियम है ये भी नहीं है। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड, यानी जो आपको दिया गया है कि ये काम कर लो, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं आपके पास जिनका आपको टेक केयर करना है। सो यही इस इडियम का मीनिंग है, यही राइट आंसर है यहाँ पर। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड, जो आपको छोटा सा काम दिया गया है उससे ज़्यादा बड़ा काम है आपके पास करने के लिए। सो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब आपके पास और ज़रूरी काम है करने के लिए। तो जब भी आपको कोई काम बताए ना और आप कहना चाहते हो यही करना रहेगा मुझे, मेरे पास और जरूरी काम है बहुत सारे, चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, डोंट गिव मी दिस थिंग, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, आई हैव मेनी अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ब्रेक अ लेग, यहाँ पर आपको बताना है ब्रेक अ लेग का इनमें से कौन सा मीनिंग है। Break a leg, Ben. To break a leg. तो जब आप किसी को बेस्ट ऑफ लक बोल रहे होते हो ना, कोई कुछ करने जा रहा है तो आप उसको बोलते हो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो उसी को कहने का दूसरा तरीका होता है ब्रेक अ लेग। अजीब है ना, लेकिन ये है ब्रेक अ लेग। लिटरली ट्रांसलेट मत करो कि पैर तोड़ दियो, मतलब है कि बड़ा कुछ अच्छा करियो। ब्रेक अ लेग, बेस्ट ऑफ लक। सो रिस्की एक्टिविटी करने के लिए एंकरेज नहीं कर रहे हैं हम, किसी को एडवाइस दे रहे हैं फिजिकल हेल्थ पे, ये भी नहीं है। हम किसी को शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग through this sentence. So this is the right option here. This is the right one. Select the most appropriate option to substitute the underline segment. जो अंडरलाइन करके उन्होंने दिया हुआ है उसके बदले में इन ऑप्शंस में से हम क्या पुट कर सकते हैं वो बताना है हमको। तो सोचो, राजू जॉब एज अ क्लर्क, एक क्लर्क के रूप में राजू की जॉब सीम्ड, वो लगी, कैसी लगी? बैड एट फर्स्ट, शुरू में बुरी लगी बिकॉज ऑफ द लो सैलरी की वजह से, लेकिन रिजल्टेड इन समथिंग गुड, लेकिन बाद में कुछ अच्छा रिजल्ट निकला उसका। रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, यानी बाद में कुछ अच्छा होने में उसका रिजल्ट निकला। बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड, मतलब उसने उसको बेरोजगार होने से तो बचा लिया। शुरू में वो बुरी लग रही थी, तो कोई चीज़ आपको शुरू में बुरी लग रही है, आपको लग रहा है ये कहाँ से आ गया, क्या है ये, लेकिन दरअसल वो आपके फ़ायदे की चीज़ होती है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी हाँ, ये है यहाँ पर राइट आंसर, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब डिस्गाइज का मतलब जैसे भेस बदल के आई हुई है ब्लेसिंग, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है लेकिन हमारे लिए हमको वो श्राप लग रही है, कर्स लग रही है, लेकिन वो है ब्लेसिंग। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Well, maybe this is a blessing in disguise then. I'm simply pointing out that this could be a blessing in disguise. गिफ्ट इन डिस्गाइज जैसा कुछ है नहीं है, कोई भी वेल रिकग्नाइज्ड फ्रेजेस इसमें से नहीं है, यही है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो दिस इज द राइट आंसर। फातिमा और फतिमा, आई एम नॉट श्योर, वॉज एट हर विट्स एंड, इस इडियम का मीनिंग बताना है हमें। ट्राइंग टू डिसाइड, वो डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी ऑन ए सरीन प्लेस, की एक शांत जगह चाहिए उसको, फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन, जहाँ पर वो अपनी छुट्टियाँ मना सके, अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए उसको एक शांत जगह चाहिए। बट शी वॉज एट हर विट्स एंड। देखो इंग्लिश में विट्स का मतलब इंटेलिजेंस होता है, विट्स इंटेलिजेंस, माइंड, जो आपकी सोचने की क्षमता, जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं। इंटेलिजेंस जो आपका होता है उसको विट्स बोलते हैं। तो जब आप कहोगे कि शी वॉज एट हर विट्स एंड, एट हर विट्स एंड मतलब अपने विट्स के एंड पे पहुंच चुकी है, मतलब अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, उसके सोचने समझने की जितनी क्षमता थी, जितनी उसके अंदर इंटेलिजेंस थी, उसके एंड पर पहुंच चुकी है अब,
यानी अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, वो बहुत परेशान है। My mother must be at her wit's end. तो देखो, काम है, काम तो बिल्कुल नहीं है, अभी भी मैंने आपको बताया। वरिड है, कंफ्यूज्ड है, अनॉयड है, दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, कि वो बेहोश ही हो गई। नहीं नहीं, बेहोश होने वाली चीज़ नहीं होती यहाँ पर। वरिड है, कंफ्यूज्ड है, और वो दूसरों की इंसल्ट कर रही है। उसने इंसल्ट कर दी दूसरों के लिए, इसलिए वो वरिड है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यही है यहाँ पर। सो वरिड, कन्फ्यूज्ड एंड अनॉयड दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा अब वो क्या करे, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। शी इज़ एट हर विट्स एंड। सो आप भी अपनी रियल लाइफ में ऐसे यूज़ कर सकते हो। आई वॉज एट माई विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड विच what to give to my brother as a birthday gift. So when you are at your wits end, मतलब you cannot decide what to do. You are perplexed and you are in a dilemma. You don't know what to do. You are stuck. You can't make a decision. You are indecisive. Which of the following idioms means to steal from a shop? किसी दुकान से चोरी करने के लिए भी इंग्लिश में एक इडियम होता है। तो देखते हैं। ग्रीन थम। ग्रीन थम, अगर आप बोलते हो ना कि किसी पर्सन का ग्रीन थम है, ये कहने का मतलब होता है कि वो गार्डनिंग करने में बहुत अच्छा है। ग्रीन थम, उसका हरा अंगूठा है, मतलब पौधों के साथ, पेड़ पौधों के साथ कैसे रहते हैं, पेड़ पौधों को कैसे देखभाल करते हैं, वो उसमें अच्छा है। ही हैज़ अ ग्रीन थम, ये ग्रीन थम है। ब्लैक शीप हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसने कुछ बुरा किया है, जिसकी वजह से किसी के खानदान की फैमिली की बेइज्जती हो रखी है, वो ब्लैक शीप है, वो है। और फिर आ गया 5 फिंगर डिस्काउंट। यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अभी देखते हैं। पहले आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखो। किसी भी सुनहरे मौके को, कोई अच्छा मौका है कुछ करने का, उसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। सो 5 फिंगर डिस्काउंट, अगर कोई किसी चीज़ को चुराता है दुकान में से, तो ऐसे 5 फिंगर्स का यूज़ करके ऐसे पकड़ के ले जाता है उस चीज़ को, ऐसे मतलब हाथ मार लेता है, वो कुछ चुरा के ले जाता है। तो उसी को फनी वे में कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। ही गॉट अ 5 फिंगर डिस्काउंट। इसका मतलब है वो चोरी करके ले गया कुछ सामान को। 5 फिंगर डिस्काउंट, पिल्फर कर लिया उसने स्वाइप कर लिया किसी चीज़ को। बाइट द बुलेट का क्या मतलब है? आप सोच के देखो, बुलेट को बाइट करना, बुलेट को आप दांतों में चबाओगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल होगी ना करने में, और फिर भी आप बाइट कर रहे हो, मतलब ऐसा है कुछ मीनिंग। एक डिलिशियस मील एंजॉय कर रहे हो? नहीं। कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रहे हो, मतलब किसी को सामना करने से आप हट रहे हो, कतरा रहे हो, ये तो और उल्टा ही हो गया। यहाँ पर तो हम कुछ हिम्मत का काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। एडवाइस दे रहे हो? बिल्कुल नहीं। फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज, पूरे साहस हिम्मत के साथ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। व्हाट अ कोइंसिडेंस, सारे ऑप्शंस में ही लगभग 4th ऑप्शन सही हो रहा है। सो दिस इज द राइट वन। फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज। यहाँ पर जो बोल्ड है उसका मीनिंग बताना है। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूज। मान लो अगर आपको पता भी नहीं है ना कभी कभी किसी इडियम का मीनिंग, तो आप थोड़ा गैस कर सकते हैं ऑप्शंस को देखकर। यहाँ पर बोला गया योर सो कॉल्ड फ्रेंड। जब आप किसी को सो कॉल्ड बोलते हो ना, मतलब आप उसको एक तरीके से ताना मार रहे हो, आप उसकी बुराई कर रहे हो कि नाम का दोस्त है जो तेरा, वो जो दोस्त है ना तेरा, जिसको तू ज़्यादा दोस्त मानता है, योर सो कॉल्ड फ्रेंड। सो कॉल्ड फ्रेंड कहने का मतलब है ऐसा दोस्त जो शायद दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं है, नाम का दोस्त है वो तेरा, मतलब अब वो इस फ्रेंड की कुछ ना कुछ बुराई ही करेगा। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूज, उसने he has cooked your goose. So, to spend a lot of time and energy but achieve nothing. When something develops completely and reaches maturity, when a child becomes an adult, to complete a lot of work or wide range of things, complete कर देना। वो इतना बेकार दोस्त है तो उसने कुछ काम तो पूरा किया नहीं होगा, हम ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दरअसल कुक योर गूज एक इडियम है जिसका मतलब है कि आपने किसी का काम बिगाड़ दिया, रूइन कर दिया। उसके पास एक गूज था और उसको कुक नहीं करने दिया, आपने खुद ही कुक कर लिया उसको, यानी उसको तो मौका मिला ही नहीं, आपने उसका प्लान ख़राब कर दिया। सो टू इंटरफेयर विद, डिसरप्ट और रूइन समथिंग फॉर समवन। सो दिस इज द राइट आंसर, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। टू इंटरफेयर विद, डिसरप्ट और रूइन समथिंग फॉर समवन। टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एन्जॉयमेंट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसमें जो अंडरलाइन है उसके लिए क्या कोई हम इडियम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंग्लिश में एक इडियम होता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सारे राज खोल देना, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसको मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि ग्रीस में पुराना एक वोटिंग सिस्टम था, उसमें वाइट बीन्स और ब्लैक बीन्स का यूज़ करके वोट डाले जाते थे। और अगर कोई ऐसे बीन्स को फिर लेकर जा रहा है, सब ने अलग अलग बीन दिए हुए हैं, किसी ने वाइट बीन डाला है, किसी ने ब्लैक बीन डाला है, और रास्ते में वो गिर गया, सारे बीन्स बिखर गए,
तो सबको पहले ही पता चल जाएगा कि वाइट बीन्स ज़्यादा है या ब्लैक बीन्स ज़्यादा है, कहीं ना कहीं राज खुल जाएगा। सो स्पिल द बीन्स, शायद ऐसे आया है। सो स्पिल द बीन्स का मतलब है सारे राज पहले ही खोल देना, सब डिस्क्लोज कर देना, सारे सीक्रेट पहले ही पता लग गए लोगों को। सो टू स्पिल द बीन्स ओनली फॉर एन्जॉयमेंट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की मदर को सेव करने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है फेस द म्यूज़िक। आपने कुछ बुरा किया है, अब आप कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र कर रहे हो, अब आप भुगत रहे हो, वो होता है फेस द म्यूज़िक। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, सोचो यानी कि हेवन एंड अर्थ, हेवन बोले तो स्वर्ग, स्वर्ग और धरती को आपने हिला दिया, मूव कर दिया, मतलब बहुत मेहनत का काम कर दिया। ड्रू द लाइन, ड्रॉ द लाइन एक इडियम होता है, अगर आप ड्रॉ द लाइन कर देते हो इसका मतलब आप एक सेट कर देते हो लाइन कि भाई इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आई एम ड्रॉइंग द लाइन हेयर, कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बहुत हो गया मेरा, अब इट वॉज द लास्ट ड्रॉ, आई वॉन्ट पुट अप विद व्हाट्स हैपनिंग एनी मोर। सो रैन लाइक क्लॉक वर्क, अगर आप बोलते हो ना कि कोई चीज़ क्लॉक वर्क की तरह काम कर रही है, मतलब एकदम स्मूथली काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, जैसे क्लॉक काम करता है, वो स्मूथली टिक 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 दिन रात चलता रहता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो इट रन्स लाइक क्लॉक वर्क, तो इसका मतलब है बिल्कुल घड़ी की तरह, कहने का मतलब है बहुत स्मूथली काम कर रही है चीज़, काम करती है। तो मूव हेवन एंड अर्थ यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। द डॉक्टर्स मूव्ड हेवन एंड अर्थ to save his mother, but they were unsuccessful. In my new office, all employees were different, so I felt like a fish out of water. सारे ही एम्प्लॉयज़ डिफरेंट थे, अलग थे मुझसे। तो अगर सब आपसे अलग होते हैं और आप ही अकेले वहाँ पर हो, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बस अनकंफर्टेबल, आप अनकंफर्टेबल हो। आप ये सोचो, अगर किसी फ़िश को पानी से बाहर रख दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी ना, बल्कि वो तो मर ही जाएगी बेचारी, क्योंकि पानी के बिना रह नहीं सकती। सो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब फ़िश को ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर उसको रहने की आदत नहीं है। तो आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर आपको आदत नहीं है रहने की, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या आप थोड़ा परेशान हो, सो यू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चंस इडियम्स के ऊपर बेस्ड। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं, डीपली चीज़ों को समझना चाहते हैं। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।